एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोटेक में यूज़ होने वाले टूल्स की, मतलब आरडीएनए को बनाना बायोटेक में हम पढ़ते हैं। हमने अभी तक कवर क्या क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कवर किया। पार्ट 2 में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, क्लोनिंग किसे कहते हैं, और क्या क्या बेसिक स्टेप्स आपको जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म करने के लिए चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 एंड 2 में कवर कर ली हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कौन से टाइप ऑफ टूल्स हमें चाहिए रहते हैं, किस तरीके के टूल्स का हम अगर यूज़ करते हैं, है ना, किस तरीके के टूल्स का यूज़ करें हम कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाए। सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं, पैलिंड्रोमिक वे में वर्क करते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें रहती हैं, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेम से हमें दिखाई दे रहा है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना। तो इन द ईयर 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुए। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स के नेम से मशहूर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट करता है क्या, द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage। देखो, ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोकता है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फेक्ट करता है वायरस बैक्टीरिया को, उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो द वन हु इन्फेक्ट द बैक्टीरिया या फिर कह लो ई कोलाई, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है कि इससे रोके ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज ना आए। यही काम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक हो गया, ओके, यही वर्क है इसका। वन ऑफ दीज एडेड टू द मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए while the other cut DNA, the later was called as a restriction endonuclease। ये कहा क्या रहा है, देखो हमने कहा ई कोलाई था, ई कोलाई के अंदर अपना डीएनए तो होगा ही होगा, है ना, और बैक्टीरियोफाज अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए मान लो इसके अंदर आ गया, बैक्टीरियोफाज का डीएनए आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये डीएनए किसका है, ये ओरिजिनल डीएनए है किसका, ई कोलाई का। ई कोलाई अपने डीएनए के ऊपर क्या ऐड कर लेता है, डीएनए मिथाइलेज। अपने डीएनए के ऊपर डीएनए मिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है अपने डीएनए के बैक्टीरिया पर, अपने डीएनए पर। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। और ये जो वायरस वाला आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर कट लगाता है और डिस्ट्रॉय करता है इसको, ठीक है। क्या बैक्टीरियोफाज का डीएनए कौन कट कर देता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह जो काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यही बात इधर लिखी हुई है इतने से छोटे से पोर्शन में कि वन ऑफ दीज एडेड मेथाइल ग्रुप्स टू डीएनए ऑफ ई कोलाई के उस पर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये नहीं पता उसे ये पता है कैसे काम करना है, इसे ये नहीं पता कि अपना डीएनए कौन सा है, बाहरी डीएनए कौन सा है, इसलिए अपने डीएनए पर तो ई कोलाई को मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है और बाहरी डीएनए पर जब होगा ही नहीं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके ऊपर काम कर देगा। इधर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब एंडो क्यों लिखा है अभी देखते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया गया हिंड D2 में, जहाँ पर H इज़ द जीनस का पहला लेटर। इन में IN में क्या है, IN डिराइव किया जाता है स्पीशीज़ के उससे,
हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, और डी इज़ द स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया गया है, और 2 ये हमें बता रहे कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का, उस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का ऑर्डर क्या है, कितनी बार में वो आइसोलेट हो पाया है। तो 5 years लेटर 1963 के बाद फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड, HindD2, जिसका बेसिक सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर का, HindD2 का, GT, एक pyrimidine, फिर प्यूरीन, फिर AC। और अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। मतलब पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जैसे मलयालम, हमने ऐसे करके मलयालम लिखा, और जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ से रीड करेंगे, इधर से रीड करेंगे और इधर से रीड करेंगे तो सेम पाया जाएगा, मलयालम मलयालम। या फिर आप ऐसे रीड करोगे मलयालम, या फिर ऐसे ही रीड करो, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं इसे। तो जब हम अपोजिट साइड से, इसका 5 प्राइम इधर होगा, इधर 3 प्राइम होगा इसका, तो जब अपोजिट साइड से देखेंगे कि अपोजिट साइड से भी यही कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, यही होगा। तो यहाँ से देखो 5 प्राइम से जब आप देख रहे हो GT, pyrimidine, प्यूरीन, AC, यहाँ से भी GT, pyrimidine, प्यूरीन, AC, तो ये सीक्वेंस कहलाता है पैलिंड्रोमिक। और ये किसका सीक्वेंस लिखा हुआ है, HindD2 का, GT, pyrimidine, प्यूरीन, AC। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। The restriction enzyme endonuclease HindD2 whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence, जो अभी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने पढ़ा वो was isolated and characterized 5 years later। 5 years later उसको कैरेक्टराइज किया गया। It was found that HindD2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific site, हमने बताया अभी, जो कि 6 बेस पेयर्स की होती है। ये PYQ है, 6 बेस पेयर्स का होता है टोटल। GT, pyrimidine, प्यूरीन, AC, टोटल कितने बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6 पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस का। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindD2। बिसाइड्स HindD2 आज आपको कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता है, 900, जिसको आइसोलेट करने के लिए कितने स्ट्रेन्स चाहिए थे, 230 स्ट्रेन्स चाहिए रहे ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड 2 letters आपके स्पीशीज से आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के, फ्रॉम विच देवर आइसोलेटेड। किससे आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ई को राय comes from the Escherichia coli RY13 से आया है। द R लेटर जो है स्ट्रेन का नेम बता रहा होता है, रोमन नंबर में जो लिखा होता है वो उसका ऑर्डर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। लार्जर क्लास है, स्मॉलर नहीं, ऑप्शन आ सकता है, स्मॉलर क्लास है, लार्जर क्लास है। दीज आर ऑफ 2 kinds, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्रॉम द एंड्स, एक्सो का मतलब हो गया एग्जिट, तो एंड से कट लगाते हैं। वेरएज एंडोन्यूक्लियस का काम है स्पेसिफिक पोजीशन पे काम करना, तभी तो यहाँ HindD2 के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन है इसलिए एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, यहाँ स्पेसिफिक पोजीशन है इसलिए एंडोन्यूक्लियस काम करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का काम है कि साइडों से कट लगा दे, उससे सीक्वेंस से मतलब नहीं है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस को मतलब रहता है सीक्वेंस से, तो वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस। पहला काम है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस। वंस इट फाइंड्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइज, जैसे ही उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, इट विल बाइंड टू द DNA एंड कट ईच ऑफ द 2 strands ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पोजीशन इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स में कट लगाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे क्या लगाता है, कट लगाता है। ये किस तरीके से होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होता है।
अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिखा रखा है ई कोराई का। ई कोराई का डायरेक्ट हमें ये तो याद ही रखना है इसका सीक्वेंस, GAA-TTC, GAA-TTC। तो जब हम इसको यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर ये है तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ये हुआ। तो जब ऐसे रीड कर रहे हैं GAA-TTC, जब ऐसे रीड करेंगे तो GAA-TTC, इसी को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन हमें समझना है। द एंजाइम कट बोथ DNA स्ट्रैंड एट द सेम साइट पर ही कट लगाएगा। जैसे ही उसको यहाँ पर सीक्वेंस तो काफ़ी सारा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना सीक्वेंस ढूंढा और उसने कट लगा दिया G और A के बीच में। तो दूसरी जगह भी वो G और A के बीच में ही लगाएगा, स्पेसिफिक साइट पर लगाएगा और सेम साइट पर लगाएगा। ठीक है, कट लगा दिया उसने। अब वेक्टर DNA था ये। ई कोराई कट्स द DNA बिटवीन बेसिस G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAA-TTC प्रेजेंट होगा तभी। फॉरेन DNA आया, फॉरेन DNA में भी यहीं कट लगवाया। अब इधर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। स्टिकी एंड्स को स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूसर भी कहते हैं। यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ई कोराई इसका एग्जाम्पल हो गया। एक स्टिकी एंड होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 तरीके के एंड प्रोड्यूस करते हैं। एक तो स्टिकी एंड होता है, ये हमारी NCERT में दे रखा है, तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ई कोराई। वेयरएज ब्लंट एंड होते हैं। ब्लंट एंड का काम होता है जो बिल्कुल मिडल से कट लगाए। स्टिकी एंड तो साइडों से कट लगा रहा है, और ब्लंट एंड कहाँ कट लगाता है? बीच में कट लगाता है, स्पेसिफिक पोजीशन होती है उसकी भी। या आ गया स्टिकी में क्या होता है, ये कट लगाया तो G और ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और बाकी का ये कट हट गया, है ना। इस पर कट लगाया तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं दिखा रखा है। इस वाले पोर्शन से ये जो है स्टिक हो जाएगा। DNA फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड्स से DNA फ्रेगमेंट्स जो है ये वाला पोर्शन इससे आकर के जुड़ जाएगा। मतलब फॉरेन DNA कैसे आकर के लाइगेट हुआ, इसके ऊपर आकर के फॉरेन DNA, ये वाला सीक्वेंस हट गया, ये वाला सीक्वेंस हट गया, ये इससे आकर के बाइंड कर जाएगा और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। ओरिजिनल DNA का न्यूक्लियोटाइड हटा, यहाँ से हटा, ये दोनों रिमूव हो गए और इन दोनों को ज्वाइन करा दिया गया। इसी को ही रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्मेशन कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये किस तरीके से ग्लूड होते हैं, किसके यूज़ से होते हैं, DNA लाइगेज के। लास्ट लेक्चर में ये हम कवर कर चुके हैं। ये DNA फ्रेगमेंट्स को लिंक करता है, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड को जोड़ देता है, वापस से शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ जाते हैं और आपका DNA फ्रेगमेंट्स वापस से DNA लाइगेज से जुड़ गए। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक का मतलब इन लोगों ने समझाया है। पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड्स व्हेन रीड फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ से पढ़ोगे मलयालम को और यहाँ से पढ़ोगे मलयालम को, एक ही जैसी आएगी। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज read in both the directions. The palindrome in a DNA sequence is a base pairs that read same on the two strands when orientation आपकी kept same. जब आपकी ओरिएंटेशन यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पड़ी जाएगी, तब आपका क्या रहेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माना जाएगा। Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands. This leaves a single strand portions at the ends. There are overhanging stretches called the sticky ends on each strand. अभी फिगर में पढ़ के आ रहे हैं। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. जो स्टिकी वाले हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। स्टिकी वाले क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया गया स्टिकी या फिर स्टैगर्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कराएंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट से। ठीक है, इसको स्टिकीनेस
आती किस वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जीनोम्स। ठीक है, व्हेन कट by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together end to end using the DNA ligase. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and then they are joined together using the DNA ligase. आपने फिगर 9.2 में देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा फॉरेन डीएनए है। ठीक है, फॉरेन डीएनए जब हम वेक्टर में इंसर्ट करते हैं तो वेक्टर एक तरीके का क्या है, ट्रांसफ़र करवाता है पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। जब इसका हम रिकॉम्बिनेशन बनवा देंगे, ये ब्लू वाला इसके अंदर ऐड करा देंगे, कट करा के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके इसको इससे जोड़ देंगे, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ही हम फर्दर अपना प्रोटीन बनवा सकते हैं अपना इंटरेस्ट का। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉरेन डीएनए सेम क्या नाम है, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये हमारा वेक्टर डीएनए है, दैट इज़ प्लास्मिड। प्लास्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है। प्लास्मिड को कट किया जाता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, ये याद रहे। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ कट लगवा रहे हैं उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ कट लगवाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमें सेम रखना है। अगर सीक्वेंस सेम नहीं होगा तो ये जॉइन भी नहीं हो पाते, जो आप ऊपर देख के आए हो। ये सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सीक्वेंस सेम होने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना चाहिए, तभी तो ये दोनों जॉइन हो पाएंगे एक दूसरे से, फॉरेन और वेक्टर। तो इसको अब लाइगेट करा देंगे, जो ये पोर्शन खाली हुआ है वो इधर आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो गया। लाइगेसेस जॉइन फॉर्म डीएनए जॉइन हो गया, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर ये आकर के फॉरेन डीएनए जुड़ गया प्लास्मिड में। अब ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, ई कोलाई के अंदर जाएगा, क्लोनिंग होस्ट के अंदर जाएगा और इसमें क्लोन हो जाएगा, मतलब काफ़ी सारे सेल्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर सेल डिवाइड करेंगे, क्लोनिंग होस्ट यहाँ से क्लोन्स बना लिए जाएंगे काफ़ी सारे और ज़्यादा। इस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी चलती है हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डीएनए लाइगेज के बारे में। डीएनए लाइगेज एक अनदर हमारा एंजाइम है और डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है हमारा। ठीक है, अब वेक्टर हमने देख लिया, प्लास्मिड वेक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो कि एक वन ऑफ द स्टेप है हमारे डीएनए एक्सट्रैक्शन का। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहीं से स्टार्ट होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।